साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। बहुत समय हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेंस लगा हुआ था आईएएस का और कुछ व्यस्तताएं और थी साथ में, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे आएंगे और ये आरओ के लिए स्पेशली रहेंगे जिसमें प्री और मेंस दोनों रहेगा, ठीक है। मैं जो है अपने हस्तलिखित नोट शेयर कर रहा हूँ जो आरओ मेंस के लिए और पीटी के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। इसमें हिंदी और जीएस के रेगुलर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलते चलते हम हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और जीएस के प्रश्न रहेंगे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि रेगुलर एक वीडियो या एक से दो वीडियो भी मिल जाए आपको, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाए, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। एंशिएंट में कुछ खास ज़्यादा आता नहीं है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेडिवल से हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे, जिस तरह के प्रश्न जो है पीटी और मेंस में पूछे जाते हैं। फैक्चुअल बेस्ड रहेंगे सारे प्रश्न, ठीक है, मतलब वन लाइनर रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको जो आए हुए प्रश्न हैं या जो आने वाले प्रश्न हैं उस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह का पैटर्न रहता है आरओ में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके काम ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे बनाए गए हैं कि ठीक ठाक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आप जब रेगुलर वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने अच्छे जो है प्रश्नों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जीएस के प्रश्न रहेंगे और अंत में हम कुछ प्रश्नों को जो है हिंदी के देखेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इकदारी प्रथा की शुरुआत की। तो इकदारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। वन लाइनर है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डेली टारगेट रहेगा तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। दीवाने रियासत की स्थापना किसने की? तो दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, कौन बना? तो आराम शाह बना था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान आराम शाह को बनाया गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से है? तो वो शांसवानी वंश से है। शांसवानी वंश से जो है मोहम्मद गौरी का संबंध है, ठीक। इस तरह हम प्रश्नों को देखेंगे। महमूद गजनवी की उपाधि जो है यामिन उद दौला और अमीन उल मिल्लत, दो उपाधियाँ थी महमूद गजनवी की, ठीक है। हम इस तरह के प्रश्नों को देखते चलेंगे। देखिए ये टेस्ट तो आएगा ही, इसके साथ साथ जो है पीसीएस मंत्रा के भी टेस्ट आएंगे और साथ साथ जीएस वर्ड के भी टेस्ट आएंगे, ठीक है, बीच बीच आते रहेंगे। करंट अफेयर्स के टेस्ट भी कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर के भी मैं टेस्ट दे दूँ, ठीक। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, गजनवी के कन्नौज पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल था, ठीक है, राज्यपाल, ये याद रखिएगा। राज्यपाल जो है वो राज्यपाल ही नाम था, ठीक है वो। तो ये गजनवी जो जब कन्नौज पे आक्रमण किया था तो वहाँ का जो शासक था वो राज्यपाल था, ठीक है। अगला है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कब हुआ? मतलब किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तो महमूद गजनवी का भारत पे अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण से भयभीत होकर इस्लाम और अधीनता स्वीकार की थी तो किसने? सुखपाल ने की थी, ठीक है। ये शासक था सुखपाल जो है। तो महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो उससे भयभीत होकर इस्लाम और अधीनता स्वीकार की। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक कौन थे? तो विदेशी लेखक में पहला अलबरूनी था, जिसने किताबुल हिंद की रचना की। देखिए किताबें भी बताते जा रहा हूँ जिससे याद हो जाए। उतबी ने तारीख़ यामनी की रचना की, ठीक है, उतबी भी आया था और बैहाकी आया था जिसने तारीख़ शुबक्तगीन की रचना की थी, ठीक है। तो ये विदेशी लेखक थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद हिंदी शाही शासक ने आत्मदाह किया, तो किसने किया था? जयपाल ने जो है आत्मदाह कर लिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का होमर। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, ठीक। अगला है, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा जो है किस का उदाहरण है? तो वो अष्टकोणीय मकबरे का पहला उदाहरण है। अष्टकोणीय मकबरा है खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, बलबन का मकबरा
तो जो बलबन का मकबरा बना है वो विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है मलिक सिपह सालार की उपाधि। तो मलिक सिपह सालार की उपाधि किसकी थी। तो यह थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किसने किया है। तो वो इब्न बतूता द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखेगा, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का हिंदी अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने और अंग्रेजी अनुवाद किया था एडवर्ड सांची ने। दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है या सही मिलान में पूछा जा सकता है। याद कर लीजिएगा, तहकीक ए हिंद की हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा और अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सांची ने किया। ठीक, अगला है पहला तुर्क शासक शुद्ध अरबी सिक्के। ऐसा पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, तो वो था शमसुद्दीन ऐबक। कौन था, शमसुद्दीन ऐबक। अगला है खलीफुतुल्लाह की उपाधि किसकी थी। तो वो थी मुबारक खिलजी शाह की। किसकी, मुबारक खिलजी शाह की खलीफुतुल्लाह की उपाधि। ठीक, अगला है गुलशन ए इब्राहिमी। गुलशन ए इब्राहिमी का लेखक कौन था। तो वो था फरिश्ता। फरिश्ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस गजनी शासक के कार्यकाल में हुआ। तो ये हुआ था पीरीतगीन के समय। किसके, पीरीतगीन के समय जो है सर्वप्रथम जो है भारत में आक्रमण हुआ। अगला है टोपी सीकर या बुनकर जीवन यापन कौन सा शासक करता था। तो वो टोपी सीता था और या बुनता था, तो उससे उसका जीवन यापन होता था, तो वह शासक था नसरुद्दीन महमूद। ठीक, अगला है भूमि माप के आधार पर कर निर्धारण की मशाहत पद्धति का प्रचलन किसने किया। तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो मशाहत पद्धति अगर प्रश्न आ जाए तो मशाहत पद्धति का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली और गुरसाफ्स भी नाम था। क्या, अली और गुरसाफ्स भी नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। पूछ लेता है प्रश्न कभी कभी जो है। अगला है खजाइनल फतूह के लेखक। तो खजाइनल फतूह के लेखक अमीर खुसरो। ठीक है, खजाइनल फतूह के लेखक अमीर खुसरो हैं। अगला है फतूह ए सलातीन के लेखक। फतूह ए सलातीन के लेखक हैं इशामी। अगला है तुर्कन ए चिहलगानी का दमन किसने किया। तो तुर्कन ए चिहलगानी का दमन बलबन द्वारा किया गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, आप याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला है राय रायन की उपाधि किसकी थी। तो राय रायन की उपाधि थी रामचंद्र की। रामचंद्र की। ठीक है, चंद्र नहीं, चंद। ठीक है, राय रायन की उपाधि रामचंद्र की थी। अगला है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। अगला है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के देवल क्षेत्र को जीता था। किसको, देवल को। अगला है दिल्ली नाम से सिक्का चलाया। तो दिल्ली याद कर लीजिएगा, दिल्ली नाम से सिक्का किसने चलाया। तो मोहम्मद गौरी ने चलाया था। नेक्स्ट है सबसे पहले टोकन करेंसी जारी किया। तो टोकन करेंसी जारी करने वाला सबसे पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है घड़ी अथवा गृह कर। घड़ी या गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सुल्तान वो कौन था सुल्तान जो स्त्रियों के पोशाक धारण करता था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो स्त्रियों के पोशाक धारण करता था। तो वो था कुतुब मुबारक शाह खिलजी। कुतुब मुबारक शाह खिलजी था जो स्त्रियों के पोशाक धारण करता था। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान। पूछा जा सकता है
तो वो था अल-बरूनी। ठीक। अगला है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा किसने की? तो वो थी अमीर खुसरो ने की। ठीक। अगला है खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज़ के रचनाकार। किताब उल जिज़ के रचनाकार कौन है? तो अल फाजरी। अल फाजरी जो है किताब उल जिज़ के रचनाकार है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के विजय का कालक्रम क्या रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के देखिए कई सारी विजय हुए हैं, लेकिन जो मेन है उसमें गुजरात, फिर उसके बाद रणथंभौर विजय, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल, इस तरह उनकी कुछ विजय है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, पहले गुजरात विजय, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। अगला है किलोखरी महल बनवाया था। तो किलोखरी महल कैकूबाद ने बनवाया था। किसने? कैकूबाद ने। ठीक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अगला है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। आगे बढ़ते हैं। अगला है रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा। अगला है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्कों पर था? तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है मसूद शाह के सिक्कों पर दिखाई देता है। ठीक। अगला है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर का नाम क्या था? तो हिंदुओं द्वारा जो भूमि कर दिया जाता था उसका नाम खराज था। क्या था? खराज। अगला है युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? उसे हम खुम्स कहते थे, उसे खुम्स कहा जाता था। ठीक है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या था? तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र था। यह प्रश्न पूछा गया है, यह भी पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा ध्यान से। अगला है मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर क्या था? तो वो धार्मिक कर था जकात। देखिए, भूमि कर का नाम था उस्र और धार्मिक कर का नाम था जकात। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना कब हुई? तो आगरा की स्थापना हुई 1504 ईस्वी में। उसकी राजधानी जो है आगरा बनी 1506 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो सबको याद होगा, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक। अगला है विरोधों का मिश्रण। विरोधों का मिश्रण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। ठीक। हनूस दिल्ली दूर अस्त। हनूस दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा। नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक जो है कौन था? तो वह था गियासुद्दीन तुगलक। ये नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक था गियासुद्दीन तुगलक। अगला है मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल जो है ग्राम मुखिया कहलाता है, कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहिंद जो पेशावर के निकट है जो है वर्तमान में की लड़ाई, ठीक है, तो वहिंद की लड़ाई महमूद और आनंदपाल के बीच हुई थी। किसके बीच? महमूद और आनंदपाल के बीच। अगला है सर्वप्रथम भारत में समुद्री हमले हुए। तो सर्वप्रथम भारत में समुद्री हमले कब हुए? खलीफा उमर के समय। किसके समय? खलीफा उमर के समय भारत में समुद्री हमले हुए। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां निवासी था। तो रजिया का जो विश्वास पात्र था अमीर याकूत, वो कहाँ का निवासी था? तो वो अबिसीनिया का निवासी था। कहाँ का? अबिसीनिया का। अगला है मध्यकालीन भारत में फारसी लेखक को नायक का खिताब किसने दिया? तो फारसी लेखक था, उसको नायक का खिताब दिया अमीर खुसरो को। ठीक है, ठीक है, नायक का खिताब दिया गया, अमीर खुसरो को दिया गया। ठीक। अगला है खजाइनुल फुतूह नामक साहित्य में किस शासक के शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये जो है साहित्य है खजाइनुल फुतूह, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य का वर्णन मिलता है। ठीक। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ से थे? तो वह अमेठी उत्तर प्रदेश से, और जियाउद्दीन बर्नी जो है बुलंदशहर से। ठीक, ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों यूपी से क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश से संबंध है उनका, और जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर से संबंधित है। ठीक, अब ये हो गए जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के भी प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, रेगुलर 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो रहेगा, मैक्सिमम 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा। ठीक है, और 15 से 20 मिनट रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो हम
इसी तरह प्रश्नों को देखेंगे। डेली टारगेट है, अगर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न तो याद हो ही जाएंगे। आरओ के अलावा और आप जो भी कंपटीशन देंगे, ठीक है, उनमें ये ज़रूर आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक, इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हिंदी की शुरुआत करते हैं। रेगुलर इसी तरह हिंदी आएंगे। ठीक है, पहले जो है अनेक शब्दों के एक शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसे करना बहुत कठिन हो, हिंदी का पहला प्रश्न है, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हिंदी जरूर ध्यान से देखिएगा। दुष्कर, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, वह जो पृथ्वी को धारण करता हो, एक शब्द में धरणीधर। हर समय देर से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। कहते हैं ना दीर्घसूत्री कार्य में मतलब बहुत लंबा समय लग रहा है। ठीक है, तो वो उसे दीर्घसूत्री कहते हैं, हर समय देर से काम करने वाला। जो कठिनता से जाना जा सके, कठिनता से जाना जा सके वो दुर्गेय होता है। क्या होता है? दुर्गेय होता है। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्दम कहेंगे, और दुर्दम में कहेंगे, और दुर्दमनीय कहेंगे। ठीक है, जो दिया जा सके, जो दिया जा सके उसे देय कहेंगे। क्या कहेंगे? देय। जो देवताओं के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? दिव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? दिव्य। याद करते चलिएगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नैष्ठिक। क्या हो जाएगा? नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला नैष्ठिक। ठीक है, फूलों की रज, फूलों की रज को क्या बोलेंगे? पराग बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए इस तरह सवाल आ जाता है। सवाल जवाब, उसको प्रत्युत्तर कहते हैं। बहस हुज्जत को भी प्रत्युत्तर कहते हैं, और दिए गए उत्तर पर उत्तर को भी प्रत्युत्तर कहते हैं। कभी कभी ये तीनों ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा प्रत्युत्तर किसे कहते हैं। ठीक है, चौथा कोई गलत दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक कौन है? तो उसे तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहने को पिष्ट पेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। अगला है गुरुकुल में स्नातकों की फेयरवेल। अगर गुरुकुल में स्नातकों की फेयरवेल हो, एक शब्द में कहेंगे समावर्तन। क्या? समावर्तन। अनुभव करने योग्य हो उसे संवेद कहेंगे। संवेद। ठीक है, दाइये वाला है। ठीक है, ये संवेद। अनुभव करने योग्य हो उसे संवेद कहेंगे। अगला है जिसका चुनाव ना हो सके, जिसका चुनाव ना हो सके उसे अनिर्वाच्य कहते हैं। ठीक है, जिसका चुनाव ना हो सके उसे अनिर्वाच्य कहते हैं। किसी की बुराई सोचने वाला, किसी की बुराई सोचने वाले के लिए एक शब्द अपचेता। क्या? अपचेता। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले का एक शब्द मुमुक्षु। क्या? मुमुक्षु। ठीक, अगला है मछली पकड़ने वाली जाति, मछली पकड़ने वाली जाति के लिए एक शब्द धीवर। इतना ही पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त के लिए एक शब्द इत्यलम। क्या? इत्यलम। ठीक, अगला है जो दिन में एक बार भोजन करता हो, तो जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसके लिए एक शब्द है एक भुक्त। क्या? एक भुक्त। अगला है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के क्या कहेंगे? अधित्यका। क्या कहेंगे? अधित्यका। क्या कहेंगे? अधित्यका कहेंगे। अगला है जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तो जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसको क्या कहेंगे? तर्क संगत कहेंगे। अगला है जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, तो अहंकार चूर्ण हो गया हो जिसको, उसको क्या कहेंगे? आंत गर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? आंत गर्व। ठीक, जन्म लेते ही मर जाना, जन्म लेते ही मर जाने को क्या कहेंगे? आदंडपात। क्या कहेंगे? आदंडपात। अपने को धोखा देना, अपने को धोखा देने के लिए एक शब्द है आत्मवंचना। क्या कहेंगे? आत्मवंचना। देवता या भूत आदि द्वारा प्राप्त दुख क्या कहेंगे? देवता या भूत द्वारा प्राप्त दुख हो उसे क्या कहेंगे? आधि दैविक कहेंगे। क्या कहेंगे? आधि दैविक।
बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा को क्या कहेंगे? टट्टू कहेंगे। क्या कहेंगे? टट्टू कहेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चे को क्या कहेंगे? कलभ कहेंगे। क्या? कलभ। भोजन करने की इच्छा रखने या करने वाला, उसको क्या कहेंगे? जिघत्सु कहेंगे। क्या कहेंगे? जिघत्सु। भोजन करने की इच्छा रखने या करने वाला जिघत्सु कहेंगे। चाहे लिखा हो भोजन करने की इच्छा करने वाला या भोजन करने की इच्छा रखने वाला, उसको जिघत्सु कहेंगे। और अंतिम है वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, तो वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं उसे तुणीर, भाथा या निशंग, तीनों जो है कोई एक शब्द अगर आ जाता है ऑप्शन में, ठीक है, या चौथा ऑप्शन कोई अलग दे देगा और पूछ लेगा इनमें से क्या नहीं होगा, तो ये तीनों अगर ऑप्शन रहते हैं तुणीर, भाथा और निशंग, वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाए, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे हिंदी और जीएस के प्रश्न। रोज़ाना 2 पेज का इसी तरह टारगेट रहेगा। ठीक है, रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, और आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके ठीक ठीक प्रश्न बन जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि जो इस वीडियो को देख लेगा वो आरओ में कम से कम उसके 40 प्रश्न सही हो जाएंगे, 40 से 50 प्रश्न, क्योंकि रेगुलर वीडियो अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के बाद साइंस आएगा, साइंस के बाद और दूसरा सब्जेक्ट देखूंगा क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो रेगुलर अब मैं टेस्ट बना रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट आएंगे। ठीक, तो ये हुआ आज का हमारा टेस्ट। उम्मीद है आपको टेस्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए। ठीक है, इसी तरह और भी टेस्ट आते रहेंगे, जैसे करंट अफेयर्स का टेस्ट जैसे मैंने बताया, पीसीएस मंत्रा का जो आरओ का बैच है उसका टेस्ट मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा जीएस वर्ड का भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो आप आरओ के लिए बेहतर तरीके से पढ़िए, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। ठीक है, और जी जान लगा दीजिए, आप ये मान के चलिए कि बहुत बेहतरीन नौकरी है सचिवालय की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं ये हैं कि उनको अच्छे वीडियो और अच्छे वो नहीं मिल पाते टेस्ट, क्योंकि वो कहीं से भी देखने लगते हैं। लोग जो है 20 क्वेश्चन आके पढ़ा के चले जाते हैं अपने चैनल पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। रोज़ाना कम से कम 50-60 से ज़्यादा जो है प्रश्न जीएस के रहेंगे और कम से कम 30-40 प्रश्न जो है हिंदी के रहेंगे। 50-60 क्या, कम से कम 70-80 भी हो सकते हैं वन लाइनर में। तो आप देखेंगे कि रेगुलर बेहतरीन से बेहतरीन जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।